Good morning students, let us start our today's class. So in last class we learned about basics of permutation and combination. We started this chapter 7, and we learned about multiplication principle or basic principle, fundamental principle of counting, multiplication principle or fundamental principle of counting. तो आज डेट है इट्स कितना तारीख है आज? 15 है कि 16 है? 15 जनवरी सर 15 है। 15 हाँ, 15/1/2022। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोई ज्वाइन होना चाहता है? 1 मिनट। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इसका नाम था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, या फिर इसी का ही एक और नाम दिया गया था, और सिंपली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली काउंटिंग करने की तरीका सीखना चाहते हैं। काउंटिंग अलग अलग सिचुएशन में कैसे काउंट होगा वो हम सीखना चाहते हैं इस चैप्टर में। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम लोगों ने सीखा था, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो इवेंट है, पहले एक E1 एक इवेंट है जिसका काउंटिंग मिला है आपको m संख्यक, और उसके बाद E2 कोई और एक काउंटिंग मिला है जिसका संख्या मिला है आपको n संख्यक। तो ये दोनों इवेंट को मिला के एक साथ कितना सारा तरीका हो सकता है या फिर कितना काउंटिंग होगा, वो हो जाएगा m × n संख्यक। इनफैक्ट ये केवल दो इवेंट के लिए नहीं, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स में, जैसे E1 उसके बाद E2 उसके बाद E3, ऐसे करके करते हैं, इसका काउंटिंग हुआ M1, इसका काउंटिंग हुआ M2, इसका काउंटिंग हुआ M3, तो ये सब कुछ को मिला के हो जाएगा M1 M2 M3। जैसे आप लोग, आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया गया था, मैं पैंट और शर्ट वाला स्टोरी बताया था, और बुक में बैग दे के भी एक एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें 3 अलग अलग इवेंट था। कोई रीड किए थे उसको? बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है पैंट वाला, बैग वाला जो एग्जाम्पल, एनीवन? जो ट्री में दिखाया था बुक में, एक बार और दिखा रहा हूं, ये वाला ट्री बुक में मैं दिखाया था, जस्ट ए मिनट, ये वाला स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर देखो B1 B2 शुरुआत में है ट्री, उसके बाद T1 T2 T3 इसमें भी है, इससे भी पॉसिबिलिटीज रहा T1 T2 T3, उसके बाद हर एक T1 के लिए दो दो, W1 W2, T2 के लिए भी W1 W2, T3 के लिए भी W1 W2, ऐसे ट्री हम लोग कल सीखे थे। तो यहाँ पर टोटल कितने सारे तरीका हो गया? इसमें था 2 शुरुआत में, इसमें T1 T2 T3 मिला के और 3, और इसमें 2, तो टोटल इसका जो टोटल आंसर होगा वो हो जाएगा 12 OH, और 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, वो सब ऐसे है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। ओके, सब लोग ये स्टोरी इसको एक बार पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो, ये जो काउंटिंग मैथमेटिक्स है, इसका सीखने का यही तरीका है कि तुम्हें खुद से सोचना होगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तुम्हें फील करना होगा, तब जाके तुम काउंटिंग कर पाओगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह तुम लोग करना, तब समझ में आएगा। अब मुझे बताओ कि एक्सरसाइज से जो लोग क्वेश्चन ट्राई किए थे उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो बताओ। आई कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 was very similar to question number 1, so 1 and 2 I don't think it need to be answered. Any more questions anyone want to ask? प्रिया, समृद्धि, सोनी, क्या ट्राई किए थे तुम लोग? और कल क्लास में कोई एक और था जो बॉयज में जो क्लास किया था प्रॉपर्ली, सुमित साहब, कौन था? बोलो। हम भी किए थे सर। हाँ बोलो, इसमें से कोई करना है? 3 4 5 6 में से? नो सर, सब क्लियर है। ओके, बहुत अच्छा। नो सर। वेरी गुड। Okay, so now we will move to our next topic of this class, of this chapter, is that permutation. Permutation के बारे में हम सीखना चाहते हैं।
So motivation is always we want to count. So first we will learn what is permutation. ये permutation क्या होता है? देखो, suppose I want to make words of 4 letter. So you want to make words of 4 letters, माने 4 लेटर का वर्ड बनाओ, 4 लेटर्स। और किस किस लेटर से? मैक्स बना तो सकते हो 26 लेटर लेके भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तुम्हें दे दिया मैंने KL M N O P देन V देन E देन A, ये सब लेटर में से 4 डिजिट का लेटर लेना हो, 4 लेटर लेना हो, ठीक है, लेके तुम्हें वर्ड्स बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने सारे वर्ड्स होंगे, कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स होंगे। ओके, नाउ यू डेफिनेटली सेड, अब आप लोग बताओगे काल के जैसे कि सर काल हम लोगों ने जैसे किया था, ए एक है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, तो यहां पर कितने फर्स्ट पोजीशन के लिए कितना पॉसिबिलिटीज होगा? इस पोजीशन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग बताओगे कि सर यहां पर है 9, उसके बाद बताओगे कि सर यहां पर भी हो सकता है 9 डिजिट, उसके बाद यहां पर भी हो सकता है 9 डिजिट, इसके बाद यहां पर भी हो सकता है, डिजिट नहीं 9 लेटर्स, यहां पर हम लेटर्स वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, 9 लेटर, तो ये इसका आंसर यही होना चाहिए। बट माई आंसर इन दिस केस विल बी लिटिल बिट डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे? देखो, हमने बोला तुमको 4 लेटर का वर्ड्स बनाने के लिए, 4 लेटर का वर्ड्स डिफरेंट होगा। कुछ लेटर्स देखो, एक एक वर्ड में बना रहा हूं, जैसे मैंने एक वर्ड बनाया LOVE, ये एक मैंने वर्ड बनाया, करेक्ट। तो इसमें मैंने किस किस को यूज किया है? L को, O को, V को, E को। सेम इसी लेटर्स को लेके एग्जैक्टली LOVE, यही 4 लेटर्स लेके मैं एक और वर्ड बना रहा हूं, जैसे मान लो मैंने बनाया EVOL। सो दीज 2 वर्ड्स आर वेरी मच डिफरेंट है ना। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं? ये एक वर्ड बना, ये एक वर्ड बना। वर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका डिक्शनरी में मतलब है वही केवल ढूंढेंगे। वर्ड माने 4 लेटर का कॉम्बिनेशन, कुछ भी वो वर्ड है, यहां पर हम समझेंगे। तो अगर इनमें से 4 लेटर मैं ये सबको उठाऊं, L को उठाऊं, O को उठाऊं, V को उठाऊं, E को उठाऊं, तो A एक लेटर हुआ, एक वर्ड हो गया। यही 4 लेटर को लेके अगर मैं इस तरह से उसका सीक्वेंस बनाऊं, पहले E को डाला, बाद में V, बाद में O, बाद में L, तो वो एक और वर्ड हो गया 4 लेटर का। ये दोनों वर्ड अलग है ना, दोनों वर्ड डिफरेंट है ना? यस सर। तो यस सर। तो इसका मतलब अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ये जो वर्ड्स बन रहे हैं, ये वर्ड्स भले ही हमने L और O को, V को, E को यूज किया हो, सेम एग्जैक्टली वही 4 लेटर को यूज किया हो, उसके बाद भी वही 4 लेटर से भी बहुत सारा वर्ड्स का पॉसिबिलिटीज है। माने परमुटेशन जो है इसमें क्या होगा? इट इज ए ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन करता है। प्रॉपर ऑर्डर को मेंटेन मतलब क्या? आप पहले किस लेटर को ले रहे हो, बाद में किस लेटर को ले रहे हो, यही ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करके 2 अलग अलग वे हो गए। जैसे इट इज 1 वे एंड इट इज अनदर वे। ओके, एक और एग्जांपल इसलिए लेते हैं, जैसे जहां पर लैंग्वेज डिफरेंट रहेगा और ऐसे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला आपके पास 3 बॉल है, आप छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, रेड है, ब्लू है और एक येलो है। ऐसे आपके पास 3 अलग अलग बॉल है और आपको बोला मैंने कि आप यही 3 बॉल को लेके ग्रुप बनाइए। मेरा लैंग्वेज आप ध्यान से सुनो, वहां पर था वर्ड बनाओ, यही में से 4 लेटर को लेके। अब मेरा लैंग्वेज है कि आप ग्रुप बनाओ, यही 3 लेटर को लेके 3 बॉल में से 2-2 बॉल उठा के ग्रुप बनाओ। तो आप क्या क्या ग्रुप बनाओगे? एक बोलोगे कि एक रेड और ब्लू का ग्रुप, और एक रेड और येलो का ग्रुप, और एक ब्लू और येलो का ग्रुप।
अंडरस्टूड? यही ना तीन ग्रुप होगा अगर तीन अलग अलग बॉक्स में डालने के लिए बोले तो। कोई अगर रेड और ब्लू को कंसीडर करे या फिर इसी को ही पहले ब्लू वाला बॉल और बाद में रेड वाला बॉल बोले, दोनों तो सेम ग्रुप के अंडर आ जाएगा। सेम ग्रुप के अंडर आया ना इस कंडीशन में, इस वाले एग्जांपल में दोनों तो बात बराबर हो गया। सो इट मीन्स दैट ये जो एग्जांपल मैंने लिया इट इज ऑर्डर इंडिपेंडेंट। इस एग्जांपल में जो स्टोरी मैंने बताया इट इज ऑर्डर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट डे मनाते हो, इंडिपेंडेंट मतलब क्या? निर्भर। हिंदी क्या है इंडिपेंडेंट का, कोई बताओ? स्वतंत्र। स्वतंत्र, एकदम। तो ये ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। माने ये जो एग्जांपल मैंने बोला इस एग्जांपल में पहले आप रेड को लो या फिर पहले आप ब्लू बॉल को लो, दे आर इन द सेम ग्रुप, दोनों एक ही ग्रुप में है। तो इससे हम लोगों को समझ में आया। बट इस एग्जांपल जो ये पहले वाले एग्जांपल था, इस एग्जांपल में पहले आप कौन सी लेटर ले रहे हो, बाद में आप कौन सी लेटर ले रहे हो, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके हिसाब से दो अलग अलग ऑर्डर हो, दो अलग अलग वर्ड हो जाता है और उसके हिसाब से आंसर में भी काउंटिंग करने के समय बढ़ जाएगा। माने अगर काउंटिंग के साथ आप इस बात को जोड़े, इस एग्जांपल में हम आर और बी को भी और बी और आर को भी एक ही बार काउंट कर रहे हैं। इन दोनों को दो अलग अलग बार हम काउंट नहीं कर रहे हैं। दीज टू आर सेम, इन दोनों को हम एक बार काउंट कर रहे हैं। सिमिलरली आर वाई बोले या फिर वाई आर बोले, इसको भी एक बार काउंट कर रहे हैं। बी वाई बोले या फिर वाई बी बोले, उसको भी एक बार ही काउंट कर रहे हैं। तो इससे हमें ये मिला है कि इट इज एन ऑर्डर इंडिपेंडेंट काउंटिंग, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने बोला। बट अभी ये जो एग्जाम्पल बोला इट इज एन ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। किसको पहले ले रहे हो और किसको बाद में ले रहे हो, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो इट इज एन ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। सबको पहले समझ में आया है व्हाट इज ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग एंड व्हाट इज ऑर्डर इंडिपेंडेंट काउंटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल पॉसिबल है। जैसे तुम लोगों को स्कूल में असेंबली के समय लाइन होता था। असेंबली के समय लाइन बनाने के समय बोला गया है कि आप स्टूडेंट्स को लाइन में सब स्टूडेंट स्टैंड हो जाए। अब ऐसे बहुत सारा लाइन है, ए वन करके मान लो 5 लाइन बनता है कि 10 लाइन बनता है, तो दो अलग अलग तरीके की काउंटिंग हो सकता है। ऐसे कितना अलग अलग लाइन बन सकता है? क्वेश्चन ये है। स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि एक एक लाइन में कितना स्टूडेंट्स होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि लाइन 1 से लेके, या फिर अरावली हाउस इस तरह से बनता था ना, अरावली हाउस, नीलगिरी हाउस, इस तरह से लाइन बनता था ना। क्वेश्चन अब ये है कि कितने अलग अलग तरीके से अरावली इधर हो जाए, नीलगिरी इधर हो जाए, ऐसे कितने तरीके से लाइन हो सकता है। तो काउंटिंग दो अलग अलग ऐसे होगा। एक होगा कि अरावली एकदम लेफ्ट साइड में खड़े हैं तो एक काउंटिंग उसके हिसाब से होगा, फिर अरावली लेफ्ट से थोड़ा सा उधर चला जाएगा तो वो एक दूसरा टाइप का काउंटिंग हो जाएगा। सो दैट इज एन ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। और एक हो सकता है कि अरावली किधर है नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, अरावली खड़े है कि नहीं इससे मतलब है, तब वो एक अलग सा काउंटिंग। समझ में आया ये बात? यस सर। वही रेड वाला एग्जाम्पल में, रेड ब्लू और ब्लैक वाला एग्जाम्पल में अगर मैं ऑर्डर जोड़ देता, जैसे था रेड ब्लू और येलो, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था रेड और ब्लू, फिर ब्लू और येलो, और येलो ब्लू और रेड और येलो, यही 3 था। नाउ इट इज एन ऑर्डर इंडिपेंडेंट काउंटिंग। जैसे ही हम ऑर्डर जोड़ देंगे तुरंत क्या होने जा लगेगा, देखो तुरंत इसमें 2 हो जाएगा। एक होगा रेड और ब्लू वाला ऑर्डर और एक हो जाएगा बी और आर वाला। इसमें 2 अलग अलग बार मुझे काउंट करना होगा। इफ आई से कि ऑर्डर में देखो, तब क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग बार इसको जोड़ना होगा। सिमिलरली इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो उस केस में टोटल जैसे ही ऑर्डर को जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा, 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। बट विदाउट ऑर्डर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। तो इससे हम लोगों ने समझा कि काउंटिंग ऑफ नंबर्स इज टोटली ऑर्डर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर महत्वपूर्ण रोल है उसका। काउंटिंग के समय
ऑर्डर डिपेंडेंट है कि ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट रोल है। अब परमुटेशन किसको बोलते हैं, यहां पर बैक आते हैं। व्हाट इज नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज परमुटेशन। सो परमुटेशन इज बेसिकली व्हेन वी वांट टू काउंट a particular group or count possibilities with order. Permutation is order dependent counting. Permutation या फिर इसको हम बोले order dependent counting. इसमें order dependent counting है, कौन पहले है कौन बाद में है ये देख के परमुटेशन को बनाया जाता है, order dependent counting. Okay, so permutation means एक बहुत सारे नंबर है या फिर एक ग्रुप ऑफ कुछ है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, पहले एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से आप कुछ एलिमेंट्स को उठा रहे हो, जैसे मैं स्टोरी के साथ जोड़ रहा हूं। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मीन वहां पर मैंने जितना सारा लेटर दिया था, मैं शुरू किया था शायद कितने लेटर से शुरू किया था, KL से शुरू किया था, ए टोटल, दीज आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से जब आप काउंटिंग करते हैं इन ए प्रॉपर ऑर्डर, माने हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट से कुछ एलिमेंट को उठा के या फिर सबको उठा के काउंटिंग कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर ऑर्डर में कर रहे हैं, देन दैट काइंड ऑफ काउंटिंग इज नोन एज परमुटेशन। प्रॉपर ऑर्डर, देन दैट काइंड ऑफ काउंटिंग इज नोन एज परमुटेशन। तो आप लोग मुझे इस एग्जाम्पल से बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था कल जो हम लोगों ने क्लास में किया था, इसमें पार्ट 1 में एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 था। इसमें से बोलो कि कौन सा पार्ट परमुटेशन है, कौन सा पार्ट परमुटेशन नहीं है। यही में एक एग्जाम्पल और छुपा हुआ है परमुटेशन का। सेकंड परम्यूटेशन। क्या बोल रहे हो सर? सेकंड वाला होगा सर। एकदम सर सेकंड वाला होगा और फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट इज नॉट परमुटेशन। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यों परमुटेशन नहीं है और ये क्यों परमुटेशन है वो मैं बता रहा हूं, जस्ट ए मिनट। देखो व्हाई इट इज नॉट परमुटेशन, क्योंकि इसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड था। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये जो 1 1 1 था, ये तो तीन 1 है, इस तरह के नंबर इसमें कंसीडर किया गया था। अब A1 को तुम पहले लिखो बाद में लिखो, ये कोई मतलब नहीं रखता यहां पर। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन, बट इट इज काइंड ऑफ परमुटेशन, कि इसमें आप रिपीटेशन जैसे ही अलाउड कर देते हो, रिपीटेशन को जैसे ही नॉट अलाउड कर देते हो, तो नंबर थोड़ा सा इधर उधर होने से ही अलग अलग नंबर हो जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, क्योंकि यहां पर भी यहाँ पर 1 2 3 आएगा, 1 1 1 नहीं आएगा, और उसके बाद 3 2 1 जैसे ही कर दोगे तो वो अलग एक और अलग टाइप का हो जाएगा। सो बेसिकली आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि परमुटेशन इज ए प्रोसीड्यूर ऑफ काउंटिंग विथ प्रॉपर ऑर्डर। अगर डेफिनेशन बोले तो परमुटेशन इज ए प्रोसीड्यूर ऑफ काउंटिंग विथ प्रॉपर ऑर्डर। इट इज एन ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। यही है इसका सीधा सा मतलब, सीधा सा लैंग्वेज की ये ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग है। यही जो स्टोरी मैंने बताया इस बुक में अपने लैंग्वेज में बोला गया है, जैसे बोला है कि ए रोज वर्ड और REOS ए वर्ड, ये दोनों डिफरेंट हो गया। दिस टू आर डिफरेंट, माने पहले कौन है बाद में कौन है इसके ऊपर डिपेंड करके 2 बार इसको काउंट करना पड़ रहा है, और उसको 2 अलग अलग ही हम मान रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन परमुटेशन। फिर यहाँ पर परमुटेशन का एकदम सीधा सीधा डेफिनेशन दिया गया है कि ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर। यही वाला वर्ड जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है परमुटेशन में। इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। माने अरेंजमेंट है एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिसमें से कुछ को हम ले रहे हैं टेकन सम, या फिर सबको एक साथ लेके काउंटिंग कर रहे हैं। इट इज एन अरेंजमेंट और कुछ नहीं। अब परमुटेशन का कुछ थ्योरम है, वो हम समझेंगे कि कैसे परमुटेशन को काउंट करते हैं। 3 अलग अलग थ्योरम है।
उसको हम समझेंगे, बट उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट को, अभी परम्यूटेशन का डेफिनेशन तक रहने दो, अब आगे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले अब हमें कुछ फैक्टोरियल नाम का एक नंबर सीखना है। इसको मैं इससे पहले भी बोला हूं, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। सो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज नथिंग बट, मान लो फैक्टोरियल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन, फैक्टोरियल ऑफ एन, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, या फिर इसको कोई बुक में ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऐसे एल लिख के उसके अंदर एन लिखा जाता है। ये एंगल नहीं है, एंगल में ऐसे टेढ़ा था, और ये स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट है। तो एनीवे, तो नंबर लिखा है मतलब हम समझेंगे कि वो फैक्टोरियल ही है, चाहे जो लिख रहे हैं राइटर अगर थोड़ा छेड़खानी भी करते हैं उसके साथ, फिर भी हम उसको फैक्टोरियल ही समझेंगे। इट इज मोस्ट पॉपुलर वे, बुक में ऐसे ही मिलेगा, मैं भी ऐसे ही लिखता हूं, फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल एन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एन, उसके बाद n माइनस वन, एन से घटाते जाएंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, ऐसे घटाते घटाते कभी ना कभी n पहुंच जाएगा 3 पे, 2 पे, 1 पे, यहां तक इसका प्रोडक्ट जितना होगा। मैंने एक एग्जांपल ले, तो एग्जांपल कैसा है, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट शुरू होगा 5 से, 5, उसके बाद 4, 3, 2, 1, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 से लेके 5 तक का जितना नंबर है सबका प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 60, हाँ 60, 120 हो जाएगा, इट विल बी 120। सिमिलरली फैक्टोरियल ऑफ जो 4 होगा, दैट इज नथिंग बट 4, 3, 2 और उसके बाद 1, तो इट इज नथिंग बट 24। सबको ये बात समझ में आया, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर? Yes, sir. Yes, sir. एक ऑब्जर्वेशन है फैक्टोरियल ऑफ से, देखो ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 3 को डिवाइड करो, तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 3 को डिवाइड करना, कितना आंसर होगा? 20. 20 आंसर होगा। इसे, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है एकदम, कि इसमें 5, 4, 3, 2, 1 तक है, और इसमें है 3, 2, 1 ओनली फैक्टोरियल 3 में। तो ये वाला पूरा टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली 5 × 4 20। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या सीखा? इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर फैक्टोरियल में ऊपर बड़ा नंबर रहता है, नीचे छोटा नंबर रहता है, तो हम उसका जो अल्टीमेट आंसर होगा वो नीचे वाला जो नंबर है उसके बाद के डिजिट से यहां तक पहुंचने में जितना नंबर होगा सबका प्रोडक्ट। माने एक और एग्जांपल से समझे तो, जैसे कि फैक्टोरियल 10/6 हमने निकालने के लिए बोला, नीचे छोटा सा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है, तो 6 के बाद से जितना सारा नंबर है वो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज 10, 9, 8, 7, यहां तक प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में तो फैक्टोरियल 6 ही इसके अंदर छुपा हुआ है। 7 के बाद तो फिर से 6, 5, 4, 3, 2, 1, व्हिच इज नथिंग बट फैक्टोरियल 6, जो कि फैक्टोरियल 6 डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडरस्टूड ये वाला एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज, ये वाला जो एक्सरसाइज 7.2 है, इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही आसान है फैक्टोरियल से। आप लोग देखो, ये सब क्वेश्चंस खुद से करोगे तो बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है ना उसको देखो और खुद से क्वेश्चन बनाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें खुद को लगेगा कि तुम कुछ सीख रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इवोल्यूट फैक्टोरियल 8, इसको हम क्या करें बताओ? कुछ नहीं है, प्रोडक्ट करना है। इनफैक्ट कैलकुलेटर में मिलता है डायरेक्ट फैक्टोरियल 8 का वैल्यू, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल 8 भी मिलता है, देखना कि कैसे मिलता है। उसके बाद ये फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये भी देखना है। ये फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 के साथ बराबर है? क्वेश्चन ये है। देखो ये जो इतने सारे एग्जाम्पल है ना, भले ही बुक में केवल एग्जाम्पल के तौर में दिया गया हो, ये सब एक एक क्वेश्चन है। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखना कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन छुपा हुआ है। ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाली, बट इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा?
बोला गया है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के साथ बराबर है कि नहीं। तो कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल 3 होगा 3 2 1 प्लस फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 4 3 2 1। 1 को तो रखने का कोई मतलब नहीं है, इट इज नथिंग बट 6 और प्लस वो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अभी हम लोगों ने काउंट किया था वो होता है 24, राइट। तो ये हो जाएगा 30। बट फैक्टोरियल 7 क्या होता है? व्हाट इज फैक्टोरियल 7? फैक्टोरियल 7 इज 7 6 5। अब और करने की जरूरत है, ऑलरेडी 30 को क्रॉस करके जा चुके हैं। जैसे ही 7 इंटू 6 लिखा 30 को क्रॉस कर चुके हैं। फिर 4 3 2 1 को लिखेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये जितना भी हो इट इज नॉट इक्वल टू 30, इतना तो क्लियर है, इट इज नॉट इक्वल टू 30। हमें प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो इतना हमें क्लियर हो गया है कि देयरफॉर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 4 इट इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 7। ये वाला आंसर समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. सो इन जनरल अब इसी क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझो। ऑब्जर्वेशन ये है कि इन जनरल फैक्टोरियल ए दो अलग अलग नंबर ले लिया, एक है, अच्छा यहाँ पर नंबर की बात हो रहा है तो हम ए भी नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एम और एन के फॉर्म में, एम एन लेते हैं। फैक्टोरियल एम प्लस फैक्टोरियल एन, इसके बदले हम कभी भी नहीं लिख सकते कि एम प्लस एन का होल फैक्टोरियल है, ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू, समझ में आया? दिस इज द प्रॉपर्टी, ये बराबर नहीं है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल कि अगर दोनों को दो फैक्टोरियल है तो उसको हम एक साथ जोड़ के एक फैक्टोरियल के अंडर कर देंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते हम लोग, ये दोनों बराबर ही नहीं। सिमिलरली जैसे ये एग्जांपल बोला वो भी ऐसे ही होगा कि m माइनस एन का अगर होल फैक्टोरियल निकाला जाए, जैसे फैक्टोरियल m माइनस फैक्टोरियल n निकाला जाए, तब वो भी बराबर नहीं होगा, m माइनस n का होल फैक्टोरियल के साथ बराबर नहीं होगा। ऐसे माइनस का भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। जहां पर जनरली प्लस का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है ना, माइनस का भी नहीं करेगा, क्योंकि प्लस का ही रिवर्स होता है माइनस, माइनस का भी नहीं करेगा। बट अब आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मान लेते हैं जैसे अभी हम लोगों ने किया था कि फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5। इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इट विल बी नथिंग बट 7 इंटू 6। माने इससे हम लोगों ने ये भी देखा कि फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल n अगर करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको m बाई n एक फैक्टोरियल के अंडर ले या किस बराबर कर देंगे, ये भी होल्ड नहीं करता है। क्योंकि देखो इसका आंसर क्या, थोड़ी 7 बाई 5 का होल फैक्टोरियल हुआ है, नहीं हुआ है ना, 7 इंटू 6 अलग आंसर आया था। सिमिलरली m फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, इसका मतलब ये नहीं है कि ये m n का होल फैक्टोरियल है, कहीं भी ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है, कहीं भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करता है। बस ओनली से ही हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल m ऊपर है और नीचे फैक्टोरियल n है, जिनमें से फैक्टोरियल m बड़ा है, मान लेते हैं कि m बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, m से घटते घटते m होगा, उसके बाद m माइनस 1 होगा, और ऐसे घटते घटते कब तक, जब तक हम n प्लस 1 तक पहुंच ना जाए। ये हम लोग बता सकते हैं, ये करेक्ट है। इफ m इज ग्रेटर देन n, m अगर n से बड़ा हो तो। देखो इसको अगर जनरलाइज कर देता हूं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 है, तो इसका आंसर क्या हुआ था, यहां पर नीचे छोटा है तो हम शुरुआत कहां से किए थे, ऊपर वाले नंबर से, जैसे कि यहां पर m से शुरू किया, इसका आंसर क्या होगा 7 इंटू 6 ना, तो यहां से शुरू हुआ, फिर घटते घटते कब तक घटाएंगे, जब तक हम n के ऊपर वाले डिजिट में नहीं पहुंच जाते, इसीलिए मैंने लिखा डॉट 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 n प्लस 1। ये फॉर्मूला समझ में आया फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल n का, इफ m ग्रेटर। यस सर। तो तुम लोग मुझे बताओ कि अगर फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल n, अब नीचे बड़ा नंबर है, नीचे n जो है दैट इज बिग नंबर है, इफ n इज ग्रेटर देन n, आप बोलो कि क्या होगा इसका आंसर, नीचे बड़ा सा नंबर है। कितने लोगों का दिमाग काम करता है? 1 अपॉन में जाएगा। हाँ 1 अपन में हो जाएगा, सही 1 अपन। आप नीचे क्या लिखेंगे, शुरुआत कहां से होगा, कहां से होगा और कब तक प्रोडक्ट चलता रहेगा,
जो बड़ा है उसी से ना मिलेगा नंबर प्रोडक्ट वाला, तो n से प्रोडक्ट करना शुरू हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, ऐसे करते करते कब तक चलेगा, m तक पहुंच तो नहीं जा सकते, m तक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, m प्लस 1 तक चलेगा। समझ में आया ये बात सबको? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, तो ये एक्सरसाइज तुम लोग कंप्लीट कर लोगे खुद से, इसमें एक भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि n का वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू दिया गया है, तब इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होगा। नाउ लुक एट दिस काइंड ऑफ नंबर, इसी में हम लोगों का परमुटेशन का आंसर मिलेगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, इसी में हम लोगों को आंसर मिलेगा, हम लोग जो आंसर चाहते हैं। देखो यहां पर तीन अलग अलग थ्योरम दिया गया है फैक्टोरियल n का, ये तीनों ही थ्योरम को हम लोग एक के बाद एक समझेंगे और सीखेंगे। नॉट फैक्टोरियल का, इट इज अबाउट परमुटेशन, परमुटेशन का बारे में हम लोग सीखेंगे। तो परमुटेशन में क्या बोला जा रहा है, एक बार और रिकॉल करा रहा हूं, परमुटेशन के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया था। परमुटेशन में हम लोग बेसिकली यही कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, अब मैथमेटिकल डेरिवेशन हो रहा है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ सम और या फिर सब लोग, या फिर आइदर सम या फिर और ऑल, ये सबको लेके मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं। जो अरेंजमेंट टोटली ऑर्डर डिपेंडेंट है, बार बार ए लाइन, ऑर्डर डिपेंडेंट अरेंजमेंट में बना रहा हूं। ओके, अब मान लेते हैं कि एक ग्रुप में टोटल n एलिमेंट है और उसमें से आप r एलिमेंट लेके अरेंजमेंट बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो n एलिमेंट का ग्रुप, मतलब जब मैं इस एग्जाम्पल को, इस क्लास को शुरू किया था, ऐसे k l लेके k l m n o देन था v था e था और कुछ कुछ मैं लिया था। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ n, माने दिस इज द ग्रुप ऑफ टोटल एलिमेंट्स। ये टोटल यहां से मुझे उठाना है, यहां से मुझे ऑब्जेक्ट्स को लेना है, एलिमेंट्स को लेना है। कितना सारा लेना है, r संख्यक लेना है। जैसे वहां पर मैं बोला था 4 संख्यक लेना है, माने उस एग्जाम्पल में r का वैल्यू है 4 और n का वैल्यू मैंने टोटल 9 एलिमेंट लिया था, n का वैल्यू उस एग्जाम्पल में है 9। समझ में आया? परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स टेकन कुछ या फिर सब। अब मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अब हम मैथमेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि परमुटेशन का संख्या कितना होगा, कितना सारा इस तरह का होगा ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। यही तो मैथ्स में सीखेंगे हम तो डेफिनेशन समझे अभी तक, मैथमेटिक्स में कैसे डिराइव करेंगे। थैंक्स टू दिस मैथमेटिशियन जो लोग काउंटिंग करके पहले से निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। तो आप डिराइव करना चाहते हैं, कैसे डिराइव करना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल हम, मेरे पास n एलिमेंट्स है, उसमें से r एलिमेंट्स को उठाना है। सबको ये बात रिकॉल कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि n और r कैसे अलग अलग है या फिर बराबर भी हो सकता है। क्यों हमें 2 लोग लेने की जरूरत पड़ा, 2 वेरिएबल। देन हेलो, कोई भी आवाज क्यों नहीं आ रहा है, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। अच्छा लग रहा है काउंटिंग, अच्छा लग रहा है कि एकदम स्टोरी सुनाने की जरूरत है? कोई किसी से आवाज नहीं आ रही, फान के साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ना है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए चाहे जो भी हो। और एक काउंटिंग तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखोगे ना बुक का, तो पढ़ के देखना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, प्रॉपर तरीका ना सीखो तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम्हें लगेगा कि और कितना छूट गया, ये कहां से हो गया, इतना सारा कहां से हो गया, इसका आंसर ये कैसे हो गया, ऐसा लगेगा अगर खुद से करते हो तो। एनीवे, तो अगर n नंबर में से r एलिमेंट्स को लेके हम परमुटेशन बनाते हैं, माने ऑर्डर डिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ r एलिमेंट्स बनाते हैं, तो उसको हम npr से लिखते हैं। npr इस तरह से, इधर रहता है n, इधर रहता है r, जहां पर n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
और जहां पर है उनमें से आर एलिमेंट्स को उठा के हमें परमुटेशन बनाना है। आर एलिमेंट्स को उठा के हमें परमुटेशन बनाना है। परमुटेशन है, इसीलिए पी से इसको डिनोट किया गया है। वेरी मच सिग्निफिकेंट नोटेशन इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। दिस नोटेशन इज वेरी मच सिग्निफिकेंट नोटेशन। एन फॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें से आप उठा रहे हो, पी फॉर परमुटेशन और आर फॉर कितना सारा लेके आप परमुटेशन बना रहे हो और कितने लोगों को लेके हम अरेंजमेंट बना रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर जैसे कि उस एग्जांपल के हिसाब से बोले तो कितना सारा परमुटेशन होगा इस नोटेशन के हिसाब से। हम इसको कैलकुलेट बाद में करना सीखेंगे कि कैसे होगा। वो जो टोटल 9 एलिमेंट था और 4 एलिमेंट, उसमें से 4 लेटर को लेके मैं ऑर्डर डिपेंडेंट कॉम्बिनेशन, ऑर्डर डिपेंडेंट अरेंजमेंट या फिर परमुटेशन करने के लिए बोला था। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए ऐसे पी के फॉर्म में, यही नोटेशन के फॉर्म में बताओ क्या होना चाहिए। अरे नो वन, अरे आंसर मतलब ये नहीं बोला कि 7 बोलो 5 बोलो 50 बोलो, ऐसे संख्या बोलने के लिए नहीं बोला। अगर एन एलिमेंट टोटल है और आर एलिमेंट को लेके हम परमुटेशन बनाते हैं तो उसको नोटेशन वाइज हम कैसे डिनोट करते हैं, एन पी आर। तो वहां पर टोटल 9 लेटर था, उसमें से अब 4 लेटर को लेके मैंने ऑर्डर डिपेंडेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बोला था, ऑड बनाने के लिए बोला था। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए 9P4। 9P4। बस इतना सा बताना है। क्या घबराते रहते हो क्या तुम लोग, डर डर के जीते हो क्या डरपोक सब। आंसर बता दोगे कि क्या जान चला जाएगा, खाना नहीं मिलेगा घर में आंसर गलत दे दोगे तो। कोशिश करना है, जो भी मन में आ रहा है वो बताना है। हो सकता है कि तुम सही सोच रहे हो, ऐसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा ना, तुम आंसर दोगे तो। एनीवे, तो हमें इतना पता चल गया है कि उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे 9P4 होगा, इतना तो हमें पता है। अब कैलकुलेटर में देखना 9P4 आज क्लिक करके देख लेना कितना आता है, वही हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। कल हम सीखेंगे कि ऐसे NPR का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, माने यहां पर कोई भी नंबर इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 7P3 इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6P7 इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो P इज एन नोटेशन, NPR इट इज एन नोटेशन, ये एक नोटेशन है जिसका मतलब क्या हो गया कि N एलिमेंट में से R एलिमेंट को एक साथ लेके अरेंजमेंट बनाया गया है, जो अरेंजमेंट ऑर्डर डिपेंडेंट है, या फिर हम इसको एक ही नाम दिए हैं, इसका नाम है परमुटेशन। L एलिमेंट में से R एलिमेंट को लेके परमुटेशन बनाया गया है, दैट इज नोन एज NPR। सबको समझ में आया यहां तक परमुटेशन क्या होता है। Yes sir। Yes sir. Yes sir. ओके, मुझे बस इतना बता के आज तुम लोग क्लास से लीव करोगे। मैं लिया, अब मैं क्वेश्चन किस तरह से ले एक पैकेट में जो कार्ड है ना, जो क्या बोलते हैं पत्ते, उसका कार्ड का पैकेट होता है ना, उसमें 52 कार्ड्स रहता है एक पैकेट में, जानते हो ना 52 कार्ड्स होता है उस पैकेट में, जो भी हो। Yes sir। ऐसे 52 कार्ड्स में से आपको 10 कार्ड निकाल लेना है, ऐसे 10-10 कार्ड करके लेना है। यू विल टेक 10 कार्ड्स, ओके। 10 कार्ड का आप ग्रुप बनाओगे। तो क्वेश्चन है कि ऐसे कितना सारा ग्रुप पॉसिबल है। एक बार और मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से और थोड़ा सा लैंग्वेज में बता देना चाहता हूं। ऐसा नहीं सोचना है कि कितना सारा ग्रुप बने, हम 52 कार्ड में से 10 कार्ड लेके ग्रुप बना रहे हैं। तो पहला 10 ले लिया, उसके बाद और 10 ले लिया, उसके बाद और 10 ले लिया, उसके बाद जैसे ही 50 कार्ड खत्म हो गया है, उसके बाद तो सर मेरे पास कार्ड है नहीं, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं सोचना है मेरा कार्ड तो खत्म हो चुका है सर, 5 कॉम्बिनेशन बना लिया, उसके बाद खत्म। 5 कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बन जाएगा, तुम्हारे पास कोई भी 10-10 लेके अलग अलग ग्रुप कर दोगे तो यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 5 कॉम्बिनेशन ऐसे ही उनमें से उठा के फील कर पा रहे हो बातों को, वास्तव रियलिटी के साथ जोड़ पा रहे हो।
Yes, बट sir. क्वेश्चन है कि Yes. खत्म नहीं हो गया है ऐसा नहीं सोचना है। एक कॉम्बिनेशन तुम बनाए हो उसको तुम कॉपी में लिख के रखे हो कि ब्लैक का 1 ए का ऐसे 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 लिख के रखे हो, फिर उसी में से एक और कॉम्बिनेशन बनाए हो, फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाए हो। ऐसे कितना सारा अरेंजमेंट पॉसिबल है, यूनिक अरेंजमेंट पॉसिबल है। यूनिक अरेंजमेंट माने ये जो 10 कार्ड है उनमें से पहला कार्ड कौन है, बाद में कितने 2 नंबर कार्ड कौन है, 3 नंबर कार्ड कौन है, 4 नंबर कार्ड कौन है, ऐसे करते करते 10 नंबर कार्ड तक कौन है। या फिर इसी को हम ऐसे लैंग्वेज में सोच सकते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग मुझे ऑफ कर लेने दो, अब बात कर रहे हैं तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेने दो, 1 मिनट ऐसी बात करते हैं। माने कार्ड को तुम नीचे से ऐसे रखे हो, एक के बाद एक ऐसे ऐसे रख के एक एक ग्रुप बनाया हुआ है ऐसे 10-10 का। तो क्वेश्चन है कि ऐसे कितना सारा 10-10 का ग्रुप बनेगा, जिसमें से नीचे से ऊपर तक कौन है वो भी डिपेंडेंट है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ ऐसे पी के फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, या फिर पी यहां पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। $52 कार्ड्स टोटल था, उसमें से 10 कार्ड को निकाल के अरेंजमेंट बनाना है। और 52 जिस P10. क्या होगा 52 P10. बाकी लोग क्या गर्ल्स को समृद्धि, मिताली, शुभम कुमारी, फिर और आदित्य, तुम प्रिया, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है? सर क्वेश्चन Yes, sir, आ रहा है। तो बता क्यों नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है बोलो, बता क्यों नहीं रहे हो आंसर, क्या सोच नहीं पा रहे हो? अरे बताओ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बताओ। सोच नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। यस सर। क्वेश्चन एक बार और मैं बता रहा हूं। एक पैकेट में 52 कार्ड होता है ना, पत्ते जो होते हैं पत्ते क्या बोलते हैं उसका, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पत्ते को? अरे घर में सब लोग खेलते हैं, गेम होता है जो पत्ते का। ताश. हाँ, तो उसमें 52 कार्ड्स होता है, उसमें से तुम्हें मैंने बोला कि तुम 10 कार्ड का ग्रुप बनाओ, और वो भी ऐसा वैसा ग्रुप नहीं, 10-10 कार्ड लेके एक एक ग्रुप बनाओ, अरेंजमेंट बनाओ 10-10 कार्ड का। तो क्या हो सकता है, तुम तो पहले तो 5 ग्रुप तो ऐसे ही बना लोगे, कोई भी उसमें से 10 कार्ड निकाल लोगे एक ग्रुप, उसमें से एक और 10 कार्ड निकाल लोगे दूसरा ग्रुप, एक में से एक और 10 निकाल लोगे एक और ग्रुप, ऐसे करके तो 5 ग्रुप ऐसे ही हो जाएगा। बट क्वेश्चन का मतलब यही है कि उसी पैकेट से ऐसे कितना सारा ग्रुप बन सकता है। माने कार्ड का पहले ग्रुप बनाया, पहले 10 कार्ड ले लिया, एक ग्रुप बन गया, उसके बाद फिर से 52 में से ही उठाना है। ऐसा नहीं है कि 52 में से 10 निकल गया तो उसको अलग अलग थलग कर देना है, ऐसा नहीं। 52 पैकेट्स है, 52 कार्ड्स है, उसमें से 10 को उठाएंगे, एक ग्रुप हो गया, उसको मैंने लिख लिया अपने कॉपी में कि ये मेरा ग्रुप था। उसके बाद फिर से 52, उसमें से एक और ग्रुप बनाना है, उसको मैंने लिख लिया अपने कॉपी में। उसके बाद फिर से 52 को मिक्स कर दिया, उसमें से एक और ग्रुप उठाया 10 कार्ड का, अपने कॉपी में लिख लिया। ऐसे कितना सारा यूनिक अरेंजमेंट होगा, माने जो कॉपी में लिख लिया उसको फिर से काउंट नहीं करेंगे। और इसको साथ में एक और कंडीशन भी है कि तुम पहले किस कार्ड को ले रहे हो, बाद में किस कार्ड को ले रहे हो, वो भी इंक्लूडेड है। तो बताओ यहां पर परमुटेशन के साथ कोई लिंक है कि नहीं? है सर। Yes, sir. कैसा लिंक है, परमुटेशन यहां पर क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा? ऑर्डर डिपेंडेंट है. बस ये सर ऑर्डर तो दे सकते हैं। यही ध्यान में रखना है, बुक में चाहे लैंग्वेज जो भी रहे परमुटेशन के डेफिनेशन का, जो लैंग्वेज मैंने बोला ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग, इससे बेहतर परमुटेशन के लिए वन वर्ड आंसर कुछ भी नहीं हो सकता है दुनिया में, कुछ भी नहीं हो सकता है, बुक में चाहे कैसे भी डेफिनेशन रहे। ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग, हमने बोला पहले कौन सा कार्ड लिए हो बाद में कौन सा कार्ड लिए हो वो डिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इट इज एन ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। भले ही 10 कार्ड का ग्रुप है, उसमें से
ऑर्डर के हिसाब से वो अलग अलग काउंटिंग होगा, एक बार ए काउंटिंग एक बार वो काउंटिंग। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 52P10। 52 कार्ड में से 10 कार्ड का परमुटेशन है ये जो लैंग्वेज मैंने बोला। इतना सारा लैंग्वेज का मैथमेटिक्स के स्टूडेंट एक ही आंसर देंगे कि 52 कार्ड में से 10 कार्ड का परमुटेशन। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. आज बुक में जो परमुटेशन का डेफिनेशन है उसको पढ़ना और एग्जाम्पल्स को देखना कि कैसे कैसे हो रहा है। क्लास में मैंने जितना एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हो सके तो इसी लेक्चर को फिर से शाम को देखना, या फिर खुद से दिमाग में सोचना कि परमुटेशन एक्चुअली में हो क्या रहा है। हो यही रहा है जो 3 और 2 वाला एग्जाम्पल दिया था। 3 कलर था, उसमें से 2 कलर के बॉल को उठाना है। वहां पर ऑर्डर नहीं था, पहले तुम ब्लू कलर उठाओ या फिर ब्लैक रेड येलो कलर उठाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बार काउंट होगा। ब्लू और येलो एक ही बार काउंट होगा। बट अगर मैं यही लाइन जोड़ देता हूं कि तुम पहले ब्लू को कौन सी बॉल को उठाए हो उसके हिसाब से काउंटिंग करो, तब क्या हो जाएगा, पहले ब्लू को उठाया तो एक काउंटिंग और पहले येलो को उठाया तो दूसरा काउंटिंग। समझ में आया मेरी बातें? ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग का मतलब। Yes, sir. सो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने सीखा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एन का फैक्टोरियल बोला तो एन से लेके जब तक हम 1 तक नहीं पहुंचते। जैसे 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 से लेके जब तक हम 1 तक नहीं पहुंचते, ये सबका प्रोडक्ट। जैसे कि इसका आंसर होगा 120। फिर हम लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल जो है वो ना तो m प्लस n का फैक्टोरियल ना तो m बराबर होता है, ना एडिशन के समय बराबर होता है, ना प्रोडक्ट के समय बराबर होता है। किसी भी बेसिक जो 4 प्रॉपर्टी है उनमें से किसी में भी बराबर नहीं होता है फैक्टोरियल। फिर हम लोगों ने ये देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि परमुटेशन का डेफिनेशन, फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर ऊपर बड़ा सा नंबर रहता है तो बेसिकली नथिंग बट कि बड़ा वाला जो नंबर है वो छोटा होते होते जब तक n तक पहुंच जाएंगे वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है n प्लस 1 तक ये प्रोडक्ट होगा। ये भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने सीखा कि परमुटेशन के बारे में सीखा कि परमुटेशन इज ए ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। अगर n एलिमेंट में से अगर हम r एलिमेंट को लेके n में से r को, n एलिमेंट में से r एलिमेंट को लेके ऑर्डर डिपेंडेंट अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग npr से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है n परमुटेशन r। परमुटेशन इज एन ऑर्डर डिपेंडेंट काउंटिंग। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखा, जैसे वो शुरुआत में जो क्लास का लिया था उसका आंसर 9p4 होगा। आप कैलकुलेटर में पुट कर दोगे तो उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 9p4 क्या होता है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऐसे परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माने हम कैसे 9p4 को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कोई भी परमुटेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, 7p3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6p। अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जांपल के बारे में बताओ, 6p7 इज इट करेक्ट? क्या इसका वैल्यू मिल सकता है? बहुत अच्छा एग्जांपल है 6p7 क्या इसका वैल्यू मिलेगा? No, sir. No, sir. इनफैक्ट नहीं, कैलकुलेटर में भी तुम लोग आज साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है उसमें पुट करके देख लेना, 6p7 आएगा सिंटेक्स एरर, आएगा एरर, क्योंकि इसका मतलब ही गलत है। हम p दे के क्या करते हैं कि उतने में से उतने को लेके ग्रुप बनाना है, वो भी ऑर्डर डिपेंडेंट अरेंजमेंट बनाना है। यहां पर 6p7 का मतलब क्या हो गया, 6 में से 7 को लेके ऑर्डर डिपेंडेंट अब अरेंजमेंट बना। 6 में से हम 7 को कहां से उठाएंगे भाई? ऐसा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या थोड़ी? इज इट पॉसिबल टू हैव ए अरेंजमेंट लाइक दिस? ये तो मतलब बिना मतलब का बात बोल दिया एकदम। तो यही इसीलिए हमेशा ये ऊपर बड़ा नंबर होगा। हाँ 7p6 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हमेशा ऊपर बड़ा नंबर होगा। एनीवे आज के क्लास के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। यू कैन लीव, क्लास इज ओवर नाउ।
If you have any Yes, doubt, sir. you can ask now. If you have any doubt, you can Thank you, ask. sir. Thank you, sir.